हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विज्ञान भवन में डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा, वर्षों से हमारे देश में समस्याओं को कालीन के नीचे खिसकाया जा रहा, लेकिन आज का नया भारत समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, समाधान में देरी नहीं करता। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आज स्वर्णिम विजय पर्व का इंडिया गेट पर किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने संबोधन में बिपिन रावत को किया याद। कहा, रावत इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित थे। पंजाब कांग्रेस में धीरे धीरे बिगड़ते हालात। कांग्रेस ने खारिज की सिद्धू की 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट। सिद्धू की ओर से 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट पेश की गई थी। जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की मेगा रैली। रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से जुड़ेगा हर मठ मंदिर। लोकार्पण का 91,000 स्थानों पर होगा लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में डिपॉजिट फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपए विषयक समारोह को संबोधित किया। जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्य बैंकों में सभी तरह की जमा धन राशियां जैसे बचत, फिक्स्ड, चालू, सावधि जमा को शामिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इस अभिनव सुधार के तहत बैंक जमा राशि बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक के हिसाब से 5 लाख रुपए की जमा राशि बीमा कवरेज के आधार पर पिछले वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से सुरक्षित खातों की कुल संख्या 98.1% थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 80% है। बता दें कि इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहे। 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अभी आज यहां इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख और ऐसे डिपॉजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट के हैक होने पर ट्विटर ने बयान देते हुए कहा है कि जैसे ही हमें ये पता चला कि पीएम मोदी का अकाउंट हैक हो गया है, हम तभी सक्रिय हो गए। साथ ही ट्विटर ने अपने बयान में कहा है कि हमें अभी तक किसी और के अकाउंट हैक होने की जानकारी नहीं मिली है। ट्विटर प्रवक्ता ने बताया कि कम्युनिकेशन के लिए हमारी 24/7 लाइनें खुली रहती है। जैसे ही हमें इस हैकिंग गतिविधि के बारे में पता चला, वैसे ही हमारी टीम ने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी आज ब्रज क्षेत्र में अपना चुनावी बुगुल फूंकने जा रही है। एटा में बीजेपी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में जेपी नड्डा ने ब्रज के करीब 12 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और 30,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। वहीं इस सम्मेलन में 65 सीटों के कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने रविवार को महंगाई के खिलाफ महंगाई हटाओ महारैली निकाल रही है। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। साथ ही राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इस रैली में शिरकत के लिए आए हैं। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक इस रैली के जरिए कांग्रेस सतर्क और जागरूक विपक्ष की अपनी भूमिका को निभाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जगाने का काम करेगी। इस रैली में कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस की ये रैली विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक दुगना मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब इस योजना के तहत गरीबों को दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने योजना भवन के पास स्थित सरकारी राशन की दुकान पर खुद भी लोगों को राशन के पैकेट दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके बाद रामनवमी से दिवाली तक लगभग 7 महीने गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया और अब दिवाली से होली तक अनाज का वितरण किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ये डबल इंजन सरकार की सफलता है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में भी किसी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, भूखा ना रहे कोई इंसान। इसी मूल सिद्धांत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में निःशुल्क राशन वितरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना को आगे बढ़ा रही है। कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर अनेक देश इस महामारी की तीसरी जो वेव है उसकी चपेट में है। बीएसएफ को अधिकार दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर पंजाब और केंद्र में टकराव की वजह बन रहा है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है और उसमें लिखा है कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला फैसला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल पूरे होने के मौके पर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2971 के युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रमुख हथियारों और उपकरणों को प्रमुख लड़ाइयों के अंशों के साथ प्रदर्शित किया गया। वहीं उद्घाटन के बाद ये कार्यक्रम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि समापन समारोह 13 दिसंबर को होगा, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। साथ ही बांग्लादेश सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। दरअसल पिछले महीने 24 नवंबर को भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल पूरे हुए थे। पंजाब कांग्रेस की सियासत में अब भी उथल पुथल जारी है। ऐसा लगता है कि पार्टी अब धीरे धीरे नवजोत सिंह सिद्धू से दूरी बना रही है। दरअसल हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि हाईकमान ने 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट को खारिज कर दिया है। ये लिस्ट सिद्धू ने पार्टी को पेश की थी। सिद्धू चाहते थे कि प्रदेश जाखड़ की ओर से नियुक्त 22 जिला अध्यक्षों को हटाया जाए और उनकी सौंपी हुई लिस्ट के अध्यक्षों को नियुक्त किया जाए, लेकिन हाईकमान ने सिद्धू की इच्छा पर पानी फेरते हुए उनकी पेश की गई लिस्ट को खारिज कर दिया है और साथ ही सिद्धू को नजरअंदाज करते हुए पार्टी ने 22 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों की माने तो इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सिद्धू से बिना सलाह लिए की गई है। साथ ही आपको बता दें, ये बात उस वक्त पता चली जब सिद्धू ने बाबा बकाला की एक रैली में कहा कि मैं एक शक्तिहीन अध्यक्ष हूं, मैं सिर्फ एक अध्यक्ष हूं, मैं महासचिवों की नियुक्ति तक नहीं कर पा रहा हूं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू की दी हुई लिस्ट को खारिज किया है, उससे साफ पता चलता है कि पार्टी ने सिद्धू को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। सिद्धू को लेकर पार्टी नेताओं के बीच अब भी नाराजगी जारी है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरी में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने कहा कि एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने फिलहाल इलाके को घेर लिया है जहां आतंकवादी छुपे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, तभी आतंकवादियों ने खुद का बचाव करने के लिए सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी।
कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को 1 साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन में मिली जीत पर शनिवार को बधाई दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा है कि मैंने इतना लंबा और अनुशासित आंदोलन कभी नहीं देखा। 1 साल से ज्यादा समय तक किसानों ने सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क किनारे धरने में दिन रात बिताए। मैंने अपने जीवन में इतना लंबा संघर्ष नहीं देखा। जो किसानों ने 1 साल लंबा संघर्ष किया और आखिर में जीत उन्हीं की हुई, उनकी बात मानी गई और ये तीनों कानून वापस लिए गए। हालांकि कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा था, किसान अपनी स्वयं की लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार को भी उनके परिवार में से एक को नौकरी देनी चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत अनाउंस करना चाहिए, जैसे पंजाब ने किया है, और उनको शहीद का दर्जा देके उनको कंपनसेशन देना चाहिए, जैसे पंजाब ने किया। इसी प्रकार से हरियाणा के भी जो हैं, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए, अलग अलग से चाहिए, क्योंकि बहुत जानें गई हैं लोगों की। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद किसान टोहाना पहुंचे। यहां किसानों का नाच गाकर और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान टोहाना किसान मोर्चा पहुंचकर समाज सेवी हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी और कांग्रेस नेता पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह जी ने किसानों का स्वागत किया और लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी ने कहा कि 1 साल से ज्यादा चले इस किसान आंदोलन में किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये किसान आंदोलन बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से चला और किसानों को इसमें जीत हासिल हुई। इस दौरान हरपाल जी ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि जो किसानों ने शहादत दी है उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान इन शहीदों का रहा है। हमारे किसानों की हमारी जो ऐतिहासिक जीत है, जो आंदोलन 1 साल से भी ऊपर चला, वो किसानों ने बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से इसकी जीत हासिल की और मैं सभी किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को लख लख बधाई देता हूँ। बहुत ही बधाई के पात्र है। देखो जी, जो हमारे 700 के लगभग किसान शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ जी। वो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो शहादत दी है हमारे किसान भाइयों ने, वो बेकार नहीं गई। जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनको मैं सत नमन करता हूँ शहीद किसानों को। बहुत देर की मोदी जी ने ये समझा जैसे 2-2 हज़ार की किस्तें दे के भी मैं आँखों पे पट्टी बांध लूँगा किसानों के। पर किसान इनकी नीतियाँ समझ चुका और अच्छी भली भांति किसान समझ गया भी ये जो प्राइवेट मंडियाँ खुलनी हैं वो एक प्राइवेट अस्पतालों की तरह, वो उनके मुनाफे के लिए हैं। जो लोग मंडी खोलेंगे उनके मुनाफे के लिए हैं, ना ही किसानों के फ़ायदे के लिए। तो वो पट्टी नहीं बांध पाए। किसान भाई समझ गए भाई ये बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, ये उनके फ़ायदे के लिए बने हैं सारे तीनों कानून। तो एक ये बहुत पहले ही जब ये पर्दा उठ गया तो जल्दी मान लेना चाहिए था। इतनी शहीदियाँ, जो इतना बलिदान देना पड़ा हमारे किसान भाइयों को, इतनी शहीदियाँ हुई हैं, ये सारे सही सलामत होते, उनका कौन भरपाई करेगा? हम तो पहले मांग कर चुके हैं, उनको, उनके परिवारों को पूरा मुआवजा मिले और जो किसान शहीद हुए उनके बच्चों को पक्की नौकरी सरकार दे। पक्की नौकरी, कच्ची नहीं, डीसी रेट पर नहीं, पक्की नौकरी मिलनी चाहिए उनके बच्चों को और पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। और सारी की सारी गलती ये मोदी जी की है। जैसे कि सर हम बात करें, जैसे बिल्कुल पूरा करना चाहिए किसान को। ये थोड़ा है भी किसान को आप जो है ना, किसान की हालत आज ख़राब करके रखो। किसान को खुशहाल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में राज्य का पहला ड्रोन मेला शुभारंभ हुआ। MITS संस्थान के मैदान में इस मेले का
शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहे। आपको बता दें कि मेले में सबसे पहले 11 कंपनियों के ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें से ज्यादातर कृषि आधारित थे। वहीं इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने ड्रोन की खूबियों का व्याख्यान भी किया और कहा कि आपातकाल में ड्रोन संजीवनी का काम करते हैं। चाहे सीमावर्ती इलाकों में देश की रक्षा की बात की जाए, चाहे अटैक करना हो, चाहे निगरानी करना हो, मनुष्य को खतरे से बाहर रखकर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी वो काम कर सकता है। चाहे किसानों की बात करें, नरेंद्र सिंह जी ने तो अपने मंत्रालय में इसे पूर्ण रूप से प्रचलित किया है। किसानों के लिए ये एक वरदान है। उत्तर भारत के मौसम ने दिसंबर के महीने में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में गिरावट आने के साथ सर्दी बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम है। आईएमडी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री से ज्यादा 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवा ने राजधानी का प्रदूषण काफी कम कर दिया है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 281 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है, जबकि गाजियाबाद में 264, नोएडा में 218 और फरीदाबाद में 221 AQI दर्ज किया गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए केस सामने आए हैं। वहीं 306 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 92,281 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,75,434 हो गई है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साए के बीच अमेरिका में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से लगातार अमेरिका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के चलते अस्पतालों में वेंटिलेटरों की बेहद कमी आई है। यहां पिछले 24 घंटे में मिशिगन में कोरोना के 11,783 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही रिकॉर्ड 335 मौतें दर्ज की गई हैं। बता दें कि इंडियाना राज्य में पिछले 2 हफ्ते के दौरान मामलों में 49% की तेजी आई है। ऐसे में वहां अस्पतालों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेशनल गार्ड बुलाए गए हैं। वहीं अमेरिका में अब तक ओमिक्रॉन के 43 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को आए तूफानों ने भारी तबाही मचाई है। अब तक यूएस के 6 राज्य 30 तूफानों की चपेट में आ चुके हैं। अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सैकड़ों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अकेले केंट की राज्य में ही 80 लोगों के मारे जाने की खबर है और बहुत सारे लोग अभी भी मलबे के नीचे दफन हैं। तूफानों के चलते कई इलाकों में इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। मेफील्ड में एक मोमबत्ती फैक्ट्री के गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। इलिनॉइस राज्य में अमेजन कंपनी का एक वेयरहाउस ध्वस्त हो गया, जिसके मलबे में करीब 100 कर्मचारी दब गए। इसके अलावा ओकेनियास में एक नर्सिंग होम की बिल्डिंग ढहने से 20 लोग दब गए, जिसमें से 2 की मौत हो गई। कैंटडी की गवर्नर एंडी बेशियार ने राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारत गणतंत्र दिवस के लिए खास तैयारी कर रहा है। भारत ने इस अवसर पर 5 मध्य एशियाई देशों के नेताओं को आमंत्रित करने की योजना बनाई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पंच के जरिए भारत अफगान क्षेत्र में चीन के प्रपंच को जवाब देना चाहता है। भारत हर साल गणतंत्र दिवस परेड पर कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित करता है। बता दें कि इस साल 5 मध्य एशियाई देशों के नेता भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही इन देशों के नाम हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन देशों के नेताओं को बुलाने का मकसद इनके साथ सहयोग, निवेश और रक्षा सहयोग की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाना है। कोरोना वायरस
वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की जल्द से जल्द पहचान करने के लिए ICMR ने एक नई किट बनाई है। ये किट ओमिक्रॉन टेस्टिंग को बहुत आसान बना देगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। बहुत तेजी से कोरोना वायरस फैलने वाले इस वेरिएंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे ना तो लक्षणों के जरिए आसानी से पहचाना जा रहा है और ना ही अब तक इसकी तेजी से जांचने की कोई तकनीक डेवलप हो पाई थी। आपको बता दें कि अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने असम के डिब्रूगढ़ में एक नई कोविड टेस्ट किट तैयार कर ली है, जो ओमिक्रॉन संक्रमण का बहुत तेजी से पता लगा लेती है। खबर गुजरात के सूरत से है। सूरत के उमरा पुलिस थाने में एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पति की शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने गई महिला से 10,000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद महिला ने ACP को संपर्क किया। इसके बाद ACP ने रिश्वत में ली गई नगद राशि को जब्त कर दिया। बता दें कि महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, जिसकी जांच PSI कर रही थी। PSI ने एक वकील के जरिए केस दर्ज करने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद महिला ने ACP से संपर्क किया और ACP ने रिश्वत में ली गई राशि को जब्त कर लिया। बता दें कि रिश्वत मांगने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हरियाणा प्रदेश में डायल 112 की अच्छी कामयाबी के बाद इस हेल्पलाइन नंबर पर साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा भी जल्द मिल सकेगी। टोहाना पहुंचे ADGP OP सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अब मोबाइल पर आपका बैंक और पेमेंट का लेन देन जुड़ चुका है और ठगी के लिए लोग पैसा निकालने की कोशिश जो करते रहते हैं, अब इस तरह के साइबर अपराध आज चुनौती बने हुए हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि डायल 112 पर साइबर अपराध की शिकायतें भी लोग कर सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। ये जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं परिवार के उत्थान के लिए, खास करके जो गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं, तो यहाँ पर इस मेले का मकसद है कि लोगों को जो विभागीय प्रक्रिया है तो उसकी पूरी करके और उनको सलाह मशवरा दे के कि किस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी फंड कैसे मुहैया हो। तो जो 2-3 चीज़ें हैं तो इनको इकट्ठा करके एक जो काम करने को इच्छुक आदमी है तो उसको उसके पसंद या काबिलियत के एरिया में काम करने के लिए विभाग से सब्सिडी और बैंक से लोन कैसे मिले, तो उस बाबत ये हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि करीब 80 से लेकर 100 के आसपास लोगों ने इस मेले का फ़ायदा उठाया है और SDM साहब मुझे बता रही हैं कि जो भी प्रोसेसिंग है, कागज़ी कार्रवाई है, ये अगले 15 दिन में हम पूरा कर लेंगे और अगला मेला 15 दिन के बाद जो लगेगा तो वो बेनिफिट उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 स्थित एक स्कूल के बाहर शनिवार को छात्रों के 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। इस दौरान 10वीं कक्षा के 4 छात्र घायल हो गए। आपको बता दें, घायल छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि दोनों गुटों में पहले से किसी बात पर झगड़ा होता चला आ रहा था। फिलहाल पांडव नगर थाने की पुलिस केस दर्ज कर जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।